अब बात करते हैं क्लास 9th की। 9th वाला तो दूसरा नहीं है, तो ये अंकित का ध्यान मेरी तरफ, और जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ तब तेरे को भी बुक में देखना है कहाँ है, ठीक है? ढूंढना है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सुन लेना है। समझ गया? आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 की। लेसन नंबर 3 है परमाणु एवं अणु। इसका थोड़ा सा पार्ट आज हम देख लेते हैं। अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? हमने पदार्थ के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी, मिश्रण के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में। पहला और दूसरा लेसन लगभग 3-4 बार रीड कर लिया अगर हमने व्यवस्थित तरीके से, तो इस पार्ट को हम आराम से समझ सकते हैं, ठीक है? और पार्ट का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु नाम बड़ा लिख रहा है, बड़ा लग रहा है ना नाम, परमाणु, लेकिन साला यह होता छोटा। इसके नोट्स डाल दिए। लेकिन एक मिनट बेटा, परमाणु नाम बड़ा है लेकिन ये दिखने में छोटा होता है। अणु, अणु, नाम छोटा होता है लेकिन दिखने में बड़ा होता है। समझा मेरी बात? ऐसे याद रखा, कहीं पर परमाणु लिखा आता है तो समझ जाना है कि साला ये छोटा है, और अणु आता है तो समझ जाना ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है? समझ गया कि नहीं? पक्का? यस। अब हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में। हमने पढ़ा, एक तो होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव जो होता है ना वो लिक्विड होता है ना? दूध, तेल, चाय, छाछ, है ना? ये सारे, समझे मेरी बात? लिक्विड होता है द्रव। द्रव, द्रव, दूध, चाय। हाँ। एक होता है द्र, आधा वन य, है ना? द्रव्य। इसमें आता है ठोस, द्रव, गैस। कोई प्रश्न पूछता है कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। कंफ्यूज नहीं होगा। जब बोला जाता है द्रव्य तो समझ जाना है कि तीनों के बारे में बात हो रही है। जब होता है द्रव तो समझ जाना है उनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है। गैस के बारे में? नहीं। लिक्विड, अभी बताया था मैंने। हाँ, दूध, दही, घी जैसे। समझ गया? पक्का? द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस। यस। अब यहाँ पे एक महर्षि था जिसका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। इसने बोला कि तुम द्रव्य, यानी कि द्रव्य के रूप में अपन पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ जो होता है ना वो द्रव्य के रूप में होता है, यानी कि पदार्थ ठोस के रूप में भी हो सकता है, द्रव के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है। तो फिर इसने बोला कि उस पदार्थ को तुम टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक ऐसी कंडीशन आएगी या एक ऐसा एंडिंग पॉइंट आएगा, उस समय तुम टुकड़े नहीं कर पाओगे, ठीक है? उस कण को तुम विभाजित नहीं कर सकोगे, यानी कि अब उसके टुकड़े नहीं हो सकेंगे। इसी कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? परमाणु। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके हम टुकड़े करते गए, करते गए, करते गए, एक कंडीशन ऐसी आई कि अब हम टुकड़े नहीं कर पा रहे, कोई चांस ही नहीं। तो उस कंडीशन में वो जो लास्ट जो एलिमेंट, जो लास्ट में जो भी बुरा बचेगा, उस बुरे को हम किसके नाम से जानेंगे? परमाणु। समझ गया? मैं बोलता हूँ कि इस किताब को फाड़, तो फाड़ने लग जाएगा, है ना? सबसे पहले क्या करेगा? पत्ते अलग करेगा, है ना? पत्ते ही करेगा ना। फाड़ने की भी टेक्निक होनी चाहिए। सबसे पहले गत्ते को अलग किया, फिर किताब को अलग कर दिया, बोलेगा सर फाड़ दी। मैंने बोला नहीं भाई और फाड़, तो क्या करेगा? एक एक पत्ते को अलग कर देगा, है ना? और एक एक पत्ते को अलग करके बिखेर दिए पूरे कमरे में। फिर मैं बोलूँगा नहीं भाई और फाड़ इसको, तो तू और पत्तों को भी फाड़ेगा, एक एक पत्ते को आधा कर देगा, सभी पत्ते को आधे करके डबल बना देगा, है ना? 100 पत्ते हो गए तो 200 कर देगा उनके, आधे आधे करके। मैं बोलूँगा नहीं और फाड़, तो क्या करेगा? उस पत्ते को और फाड़ के आधे के और टुकड़े करेगा, आधे के और करेगा, तो 400 हो जाएंगे। हाँ, और बढ़ते जाएंगे, है ना? तो एक समय ऐसी आएगी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तेरे हाथ से नहीं टूटेंगे, है ना? फिर तू कोई पतली, बिल्कुल पतली से पतली चिमटी लेके आएगा, उससे अलग करेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी ना, एक हल्का सा बुरा बचेगा सफ़ेद कलर का कागज़ के रूप में, जिसको तू अलग ही नहीं कर पाएगा, जिसको वैसे तो हम नहीं देख सकते, है ना? परमाणु को नहीं देख सकते, परमाणु को हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं,
ठीक है। लेकिन क्या पता तुम कोई केमिकल टेक्निक रासायनिक विधि से उनको अलग कर ले, रासायनिक विधि से ही कर पाएंगे अपन, उसको अलग कर ले और अलग करने के बाद तुम बोले कि सर अब ये लास्ट मेरे पास कागज का हल्का सा कुछ दिख रहा है और अब ये अलग नहीं हो रहा है, उसको तो क्या कहेगा? परमाणु। समझ गया? समझ गया? इसकी डेफिनेशन बताओ। ये ऐसे बोल रहा है कि पदार्थ को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, है ना, करते जाते हैं कि ऐसी कंडीशन आती है, उस कंडीशन पे हम और विभाजन नहीं कर सकते, यानी कि उसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है, तो उसको अंतिम जो कण हमारे पास सामने बचा है उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु। यानी कि आप विभाजन नहीं कर सक रहे, ऐसी स्थिति बन रही है, तब वो जो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, एक बार कणाद की भाषा में बोल देता हूँ। हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। वह अविभाजित कण क्या कहलाएगा? परमाणु। समझ गया कि नहीं? समझ गया ना? परमाणु के बारे में कंफ्यूज तो नहीं होगा? ठीक है। ऐसे हमें सोचना है परमाणु नाम बड़ा है तो परमाणु भी बड़ा होगा, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब इसमें आते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, और ये नियम परीक्षा में भी आएंगे, मास्टर भी बार बार पूछेंगे, परेशान करेंगे। तेरे को पता हो तो पिछली क्लास 8th क्लास में मैंने बहुत से प्रश्न पूछे थे तुम्हें, साइंस में से रेंडमली पूछे थे ना, तो बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन है हर बार में। अगर तुम्हारे स्कूल में होता है इस साल तो भी वही पूछता, ठीक है। तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि एक ही बार में तुम्हें याद हो जाए रासायनिक संयोजन के नियम, क्योंकि एक बार याद करना, बार बार जवाब देना। कोई से मास्टर पूछो, कोई सी परीक्षा में पूछो, कुछ भी पूछो, हम बता देंगे। तो रासायनिक संयोजन के नियम, यहाँ पे दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लवाइजिए। क्या नाम था? लवाइजिए। बोल मेरे साथ, लवाइजिए। हाँ। दूसरा था जोसेफ एल प्राउस्ट। बोल। जोसेफ एल प्राउस्ट। हाँ। अभी साइकिल चलाते चलाते घर पे जाएगा तो दोनों नाम बोलते जाएगा। जब ये पेडल नीचे जाएगा तब बोलना लवाइजिए, है ना। दूसरा पेडल वापस नीचे जाएगा तब क्या बोलेगा? जोसेफ एल प्राउस्ट। और नहीं हो तो एक ही साथ पे लिख देना, एक ही साथ में लिख देना, ठीक है। कहाँ पर है मतलब ये? सुन ले मेरी बात, वो बाद में ढूंढ लेना, मिलता है तो ठीक, बाकी कोई बात नहीं। तो इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए। क्या किए? ध्यान मेरी तरफ। रासायनिक संयोजन के नियम प्रतिपादित किए। अब रासायनिक संयोजन क्या होता है इसको समझ। रासायनिक रूप से चीज़ों को जोड़ना, है ना। जैसे तूने जल का अणु देखा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2 और O। तो जब जल का निर्माण होता है तो उसमें एक तो यानी हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये निश्चित अनुपात में मिलकर क्या करती है? जो भी पदार्थ है उसको बनाती है ना। या जो भी जल है, जल का अणु बना रही, जल का अणु होता है ना, एक H2O जल का अणु होता है। समझ गया? बाकी जब कभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें समझाऊंगा मैं। तो अब इन्होंने दो नियम दिए। कितने नियम? दो। पहला नियम दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सुनना ध्यान से, कौन सा नियम दिया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस नियम में इन्होंने क्या बोला है देख लेते हैं। इन्होंने बोला है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान मेरी तरफ। यस, बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ। द्रव्यमान के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। क्या मतलब हुआ इसका? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें द्रव्यमान को अपन न तो घटा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। और कठिन लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, न तो उसको मतलब सृजन यानी एडिशनल कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते और अपनी तरफ से कुछ घटा भी नहीं सकते। उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? जब कोई चेंजेस होंगे। जैसे जल को तूने गर्म किया तो गैस में परिवर्तित हो रहा है ना, गैस में हो रहा है ना, वाष्प में बदल रहा है, तो जल की अवस्था चेंज हो रही है, तो एक अभिक्रिया के द्वारा ही तो हो रही है। ताप देने पर क्या हो रहा है? जल द्रव से गैस में बदल रहा है। सही बात है।
तो अब ये ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे पास जल जो था, जितना तुमने जल लिया है, जैसे 500 ml जल लिया है ना, वो पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? वाष्प में। समझा? यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसमें जो जल है वो वाष्प में पूरा का पूरा 100% चेंज होगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। समझा ना कि नहीं? मतलब जो तूने 400 ml जल लिया है, 500 ml जल लिया है, उतना का उतना ही जल वाष्प में परिवर्तित होगा। ऐसे नहीं एक बीच में खराब हो गया या कहीं गायब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ गया कि नहीं? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी पात्र में तूने जैसे मतलब 400 ml जल लिया, ठीक है ना, उसको तूने फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया, अवस्था परिवर्तित हो गई है, वापस उसको बाहर निकालेगा ना, मतलब द्रव में परिवर्तित होगा, उस समय उसका जो जल की जो मात्रा होगी वो उतनी की उतनी होगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। उसको पेक रखना है, नहीं तो ऊपर से क्या पता पानी गिर जाए और कम ज़्यादा हो जाए। तो ये नियम किसने दिया है? इन वैज्ञानिकों ने दिया है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। ये बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का, है ना, निर्माण होता है, तो इन यौगिकों में तत्वों का अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है, चाहे किसी भी स्थान से इनको प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो। समझ गया कि नहीं? ध्यान मेरी तरफ रख बेटा, ये हाईलाइट मेरे पास कर रखा है, मैं दे दूंगा, ठीक है? इसको बढ़ाते हैं तब। नो टेंशन, हाईलाइट मैंने कर रखा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात क्या रहता है? स्थिर। यानी कि कंवरपुरा के नंदी से भी अगर तू जल लेके आएगा और किसी तालाब से भी दूर जाके जल लेके आएगा, या गंगा नदी का जल भी लेके आएगा, हिमालय से भी बोतल भर के जल लाएगा, तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, फॉर्मूला एक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि H3 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, नहीं, H2 ही रहेगा। H2 हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये मिलकर क्या करेंगे? बंध बनाएंगे और एक जल के बूंद का या अणु का निर्माण करेंगे। समझ गया? बहुत सारे H2O मिलकर बहुत सारा जल बनाते हैं, ठीक है ना? समझ गया कि नहीं? जल की केमिकल प्रॉपर्टी कभी सोचा था क्या? जल पहले पानी सिर्फ पीता था तुम, सिर्फ पानी पीने में, सर पानी पीने जाए, आज के बाद कोई बोलेगा ना पानी पीने जाए तेरे क्लास में, उसको पहला प्रश्न यही पूछूंगा, पहले फॉर्मूला बता। वो बोलेगा क्या पूछा है, उसको यही पता नहीं चलेगा मैंने क्या पूछा है। पानी पीने जाना है यानी जल का फॉर्मूला बताना है। तो जल के अणु का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अणु, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। अनुपात की बात करें तो अनुपात 1:8 होता है, यानी कि 1 अनुपात में हाइड्रोजन होता है और 8 अनुपात में क्या होता है? ऑक्सीजन। समझ गया? ये इसे कहना चाहता है कि तुम्हारे पास 9 ग्राम जल है। कितने ग्राम? ध्यान मेरी तरफ, इसको रख दे, मार्कर को रख दे, इसको उधर रख दे बस। ये इसे कहना चाहता है कि 9 ग्राम जल लिया है मैंने, 9 ग्राम। जैसे मेरे पास एक बीकर है, देख ध्यान इधर, मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने 9 ग्राम जल लिया है। कितने ग्राम? तो ये ऐसे बोल रहा है कि उसमें जो जल तुमने लिया है ना, उसमें सबसे पहले बोल रहा है 1 ग्राम तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी है? 1 ग्राम। और 8 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन। तो 1 और 8 मिलकर 9 बन गए। तो ये अनुपात होता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, तो 1:8। ये जो अनुपात होता है, ये कोई सा भी जल लिया उसमें होते ही होता है। समझ गया कि नहीं? पक्का? यस। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसने दे रखा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। इसका अनुपात होता है 14:3। क्या होता है? 14:3। समझ गया कि नहीं? ये इसका अनुपात होता है, चाहे कहीं से भी ला, अमोनिया का अनुपात यही रहेगा। क्लियर बिल्कुल कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना? डाल्टन एक वैज्ञानिक था
जिसने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। शॉर्ट में याद रख लेना, डाल्टन। ठीक है, अब इसने बोला, मतलब इसने परमाणु के बारे में अपनी थ्योरी रखी। जैसे मैंने तेरे को बोला कि इंग्लिश आज पसंद आएगी नहीं आई क्लास में, है ना, इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया, मज़ा आया कि नहीं आया? तूने बोला नहीं मेरे को विज्ञान पढ़नी थी। तेरे जैसे कुछ और होंगे, बोले मेरे को संस्कृत पढ़नी, कुछ बोलेंगे मेरे को गणित पढ़नी थी, कुछ बोलेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाया। तो सभी का अलग अलग मतलब रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये जो डाल्टन था, कौन? डाल्टन। इसने ये सारी घटनाएं देख रहा था, उसने सोचा कि भाई यार मैं भी कुछ इसमें अपना जुगाड़ लगाऊं, दिमाग लगाऊं, साला ये क्या कॉन्सेप्ट। तो उसने परमाणु के ऊपर अपना सिद्धांत बनाया, यहाँ कुछ खोजबीन की। वैज्ञानिकों का काम क्या होता है? खोजबीन करना, रिसर्च करना। तो डाल्टन ने भाई खोजबीन की और अपने जो भी स्टेटमेंट थे वो दिए। तो अब डाल्टन क्या सोचता था वो अपन उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसने बोला सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, ध्यान इधर, सभी द्रव्य में कौन कौन आ रहा है? ठोस, द्रव, गैस। अब ये बोल रहा है भले ही तत्व हो, क्या हो? तत्व। तत्व किसे कहते हैं? उसमें सारे जो होते हैं ना उनका मतलब गुण एक जैसे होते हैं। चाहे यौगिक हो, यौगिक में क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है, तत्वों को मिलाया जाता है। चाहे मिश्रण हो, डाल्टन ने क्या बोला? क्या बोला अभी तक? डाल्टन ने बोला कि सभी द्रव्य, चाहे तत्व, चाहे यौगिक, चाहे मिश्रण, सारे किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। याद होगी परिभाषा? बता, जल्दी से बता। एक बार और रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसने क्या बोला? इसने बोला सभी द्रव्य, क्या बोला इसने? सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। बता। कोई से तत्व हो, चाहे मिश्रण हो, सभी द्रव्य चाहे मिश्रण हो, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, इन सभी से मिलकर, इन सभी के छोटे कणों से मिलकर सूक्ष्म जीव बनते हैं। जीव कहाँ से है? सूक्ष्म बनते। तो सुन और समझ, अगर तूने अपनी पढ़ाई में समझ को इंक्लूड कर लिया ना तो तेरी क्लास में तेरे को कोई टक्कर नहीं दे सकेगा। तो उन लड़कियों को, सभी लड़कियों को पीछे छोड़ देगा। साला आज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जी तुम सर मारे थे सारे। हमारा टर्न ही नहीं था ना। क्या टर्न नहीं था? सर मैं पढ़ूंगा। 10वीं का था ना। हैं? मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहो, लड़कियां बहुत आगे जाएगी देखना तुम्हारी क्लास की। तो वहाँ साला किसी में रिस्पॉन्स ही नहीं है। मैं कुछ बोलता पर मैंने सोचा वाह अपने क्या है, अपन को आगे रह के खड़ा रहना। एक बार इंसल्ट होगी, 2 बार होगी, फिर एक दिन तो एक्सपर्ट बनेंगे। 2-3 बार कोई नहीं गया जो मैं हाथ पे, मेरी क्लास में से कोई नहीं गया ये। तो अब तेरे को तेरी क्लास की लाज रखनी, मतलब 2-4 बार हल्का फुल्का डर लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आ जाऊंगा जल्दी जिस दिन तेरे बोलना होगा, नो टेंशन। तुम बोलेगा कल तो फिर मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत ले, मैं तेरे पास खड़ा रह जाऊंगा, टेंशन मत ले तू बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मतलब स्किल बढ़ा थोड़ी सी, उन दूसरे स्टूडेंट से तू थोड़ा सा स्पेशल दिख कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा है, समझा? तो हाथ खड़ा करना है, सर मैं बोलूँगा, ठीक है। फिर मेरे को बोल देना कि सर मेरे न्यूज़पेपर में नंबर है, मैं क्या करूँ, अपन देख लेंगे जो होगा। या फिर यहाँ जल्दी आ जाना, फिर देख लेंगे कि क्या पढ़ना है। यहाँ 2-4 न्यूज़ अपन यहाँ कलेक्ट करके जाना, आराम से बोलना, मतलब ये तभी तो सीखेगा अच्छी अच्छी चीज़ें, समझे मेरी बात? तो आगे रह के हाथ खड़ा करना कि नहीं सर कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं पढ़ लूँगा, तभी पूरी क्लास में लगेगा हाँ यार ये अंकित तो पहले तो ऐसे ही था, इसका क्या हो गया ऐसे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, समझा ना? अपन अपने गुणों में, व्यवहार में चेंजेस करेंगे तभी तो मतलब एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। है जैसे कि टीटी के टीटी रहेंगे तो फिर क्या रहेगा? खुद में रोज़ परिवर्तन करना है, कुछ नए नए ऐसे चेंजेस अप्लाई करने हैं जिससे दूसरे स्टूडेंट से हम खुद को बेस्ट कर सकें, समझा ना कि नहीं? समझ गया? क्लियर?
तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, जीके के क्वेश्चन पूछने हैं। न्यूज़पेपर का तो बहुत आसान काम होता है, ऐसे मुंह ऐसे बोल जाओ छुट्टी, सबसे खुशनुमा काम है। जीके में तो किसी को खड़ा भी करना पड़ता है ना, आत्मविश्वास नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर का तो मस्त काम है, आराम से पढ़ो भाई, जैसे पढ़ रहे हो वैसे, थोड़ा जोर से बोलो। जोर से नहीं बोलना आता है। हाँ तो वही तो सीखना है, कक्षा में किताब पढ़े तब तेरे को इम्प्रूवमेंट लेना है, दूसरे बच्चे ले नहीं ले, तेरे को लेनी है। ठीक है, अगली बार कोई भी एक्टिविटी होती है सबसे आगे रहेगा, ठीक है, सबसे आगे रहेगा। और धीरे धीरे अभी से क्या है, तेरी आदत पड़ जाएगी, आगे फिर मजा आने वाला है बहुत। वो परीक्षा कौन सी देनी है, मतलब है ना? हाँ तो देना, मैं बोलना मैं दूंगा सर, मैंने बोला क्लास में सारे फॉर्म भर रहे हैं, हाँ छात्र को देगी, देना है, आगे रह के देना है, सबसे पहले लाइन में खड़ा मिलना चाहिए। वो फॉर्म किसका भरना है, मतलब कैसे अब क्या? अभी मेरे को जानकारी नहीं उसके बारे में, फिर देखेंगे। तो डाल्टन की परिभाषा समझ में आई? बता। सभी सभी द्रव्य द्रव्य चाहे तत्व हो, ठोस चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म परमाणु। परमाणु। बोल। सभी सभी हम्म, द्रवों सभी द्रव्य द्रव्य चाहे चाहे तत्व हो, तत्वों चाहे चाहे परमाणु नहीं, चाहे मिश्रण, यौगिक, हाँ मिश्रण हो, चाहे यौगिक हो, चाहे यौगिक हो, हाँ इन सभी से अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बन- बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु। अब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया, तो उसमें भाग लेने का काम किसका है? परमाणु का। रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें भाग लेने का काम किसका है? परमाणु का। और परमाणु एक ऐसा अविभाजितम सूक्ष्म कण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो ये बन सकते हैं, यानी कि परमाणु को न तो अपन वहाँ पे अभिक्रिया में बना सकते हैं, न ही वहाँ पर उनका विनाश कर सकते हैं। ये हमने किसके अकॉर्डिंग देखा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। दूसरी इन परमाणु की क्या विशेषता हुई? ये जितने भी परमाणु है ना, इनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी कि परमाणु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लगभग सिमिलर। बहुत से होते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना, बहुत से कागज के टुकड़े हो गए, वैसे बहुत से परमाणु मिलकर वस्तुओं को, पदार्थों को बनाते हैं, मिश्रण को, तत्व को, सभी को बनाते हैं। क्लियर? समझ गया? ये कॉन्सेप्ट है। फिर लिख रखा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, है ना, तो उनके रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे, ऐसे कहना चाहता है। क्लियर? समझ गया कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? पक्का? यस। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, है ना, यानी कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। अभी मैंने बोला ना बहुत छोटे होते हैं, है ना, तो कितने छोटे होते हैं ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इतने ऐसे बोल सकते हैं कि कितने बड़े होते हैं। तो उनका जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर मतलब मापने की इकाई है ना, क्या मापने की, मतलब परमाणुओं को माप सकते हैं नैनोमीटर में। किसको माप सकते हैं? परमाणु। और परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है, किसको? त्रिज्या। त्रिज्या और व्यास तो समझता है, एक वृत्त बनाते हैं, उसके आधी त्रिज्या होती है और उससे डबल क्या होता है? व्यास। यह इतना सा याद रख लेना, परमाणुओं को नैनोमीटर में मापा जाता है। याद रह जाएगा, इतना सा याद रह जाएगा, हैं? इतना सा याद रखना है, परमाणु को नैनोमीटर में मापा जाता है। अब तो रह जाएगा क्या? नहीं। और पूरा जो हमारे विश्व, पूरा जो संसार बना हुआ है, किससे बना है? परमाणु से बना है। समझ गया? छोटे छोटे तत्वों से मिलकर ही सारी चीज़ें बनी हुई है। अब बात करते हैं तत्वों के, परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। आधुनिक प्रतीक से क्या समझ सकते हैं? जैसे नॉर्मली अंकित के अटेंडेंस नंबर कितने हैं? 2 क्लास में। 9। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2। यहाँ पे 2 है कि 1 है? मेरे हिसाब से 1 होगा यहाँ पे, कि 2 है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को भी नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो अपन डेमो के लिए मान रहे हैं
कि तेरे यहाँ पर अटेंडेंस नंबर 2 है, ठीक है। तो जब भी तेरी कॉपी आएगी और उस पर तेरा नाम नहीं होगा तो वहाँ पे रोल नंबर से मेरे को पता लग जाएगा कि अंकित की कॉपी है। मयंक की कॉपी आई, इसने खुद का नाम नहीं लिखा, भूल गया है, तो रोल नंबर से मेरे को पता चल जाएगा कि ये मयंक की कॉपी है। और सुमित्रा की कॉपी आएगी तो भी रोल नंबर से पता लग जाएगा कि ये सुमित्रा की कॉपी है। तो परमाणुओं को भी दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे बोलते हैं ना हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्रतीक के रूप में होती है। तो तत्वों को भी अलग अलग प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? तो सबसे पहला वैज्ञानिक था डाल्टन। कौन था? डाल्टन। इसने तत्वों को प्रतीकों के रूप में दर्शाया। किसके रूप में? प्रतीकों के रूप में। यहाँ पर एक इंडेक्स देख ले, 3.3 3.3। इसमें देख हाइड्रोजन को एक सर्कल बना के बीच में बिंदी बना के दिखा रखा है। कार्बन को एक लाइट मतलब पेंसिल कलर का रखा है इसमें, है ना। और ऑक्सीजन को बिल्कुल खाली छोड़ रखा है। और फास्फोरस में ये न जाने उसने क्या बना दिया, घर का फोटो बनाया देखा। हाँ, सल्फर में प्लस का निशान बना रखा है। और आयरन में आई लिख रखा है बड़ा बना के। और कॉपर में क्या लिख रखा है? सी। वाह भाई, कितना होशियार है। सिल्वर को एस से दिखा दिया, गोल्ड को जी से दिखा दिया, प्लेटिना को पी से दिखा दिया, पारा को बिंदिया बना के दिखा दिया। तो उसने देसी दिमाग लगाया, देख लगाया नहीं लगाया हैं। तो ये उन्होंने तत्व की मात्रा के हिसाब से ये अपने मनपसंद ये चिन्ह निकाल ली। 3.1 सारणी के लिए स्कूल में सर खा गए। ये जो इंडेक्स है ना, ये अभी जो हमने देखी है तत्वों के प्रतीक, ये इंडेक्स तो मेरे को उतारेगा और दिखाएगा, ठीक है। हाँ, ये तेरा क्लास वर्क है, ठीक है। लिख ले CW। फिर हम बात करते हैं कि इसने किस प्रकार ये नाम रखे। तो ये जो इसने नाम रखे ना, जैसे कॉपर का नाम होता है साइप्रस, तो साइप्रस से इसने कॉपर रख लिया, है ना। गोल्ड को मतलब स्वर्ण को गोल्ड के नाम से, अंग्रेजी में गोल्ड होता है उसके हिसाब से गोल्ड यानी यहाँ हिंदी में होता है पीला रंग, और सोना जो होता है वो पीले रंग का होता है, तो उससे इसने गोल्ड बोल दिया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे एक नाम लिख रखा है इंग्लिश में IUPAC। IUPAC का पूरा नाम पूछा जाता है। तो तेरे अगर सर पूछे IUPAC का पूरा नाम बताओ तो क्या बताएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रह जाएगा? बोल जल्दी से मेरे साथ बोल एक बार। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोल जल्दी से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। रह जाएगा यार, इसको पक्का याद करना, कर वापस पूछूंगा मैं। अब ये क्या है? ये है एक वैज्ञानिक संस्था। इसका काम क्या है? इसका काम है तत्व के नाम को डिसाइड करना, प्रतीक को डिसाइड करना और मात्रकों को डिसाइड करना। कोई भी नया तत्व मिलता है तो ये कंपनी क्या करती है या ये संस्था क्या करती है? सबसे पहले उस तत्व को एक प्यारा सा नाम दे देगी, है ना। दूसरा, इसका एक अच्छा सा प्रतीक बना के भेज देगी। और तीसरा, इसका एक मात्रक, है ना, मतलब मापने में ऐसा कुछ होगा उसको डिसाइड करेगी। समझ गया कि नहीं? तो ये काम इस मतलब वैज्ञानिक संस्था का है। यानी कि नया तत्व आया तो सबसे पहले इसके कंट्रोल में जाता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करके पब्लिश कर देती है कि ये जो भी चीज़ें मिल रहा है मटेरियल, इसको इस नाम से जाना जाएगा। जिस प्रकार हमारे घर में हमारा जन्म होते ही मम्मी पापा हमारा नाम रखते हैं, वैसे नया तत्व मिलते ही ये जो संस्था आई है क्या करती है? उसका नाम रखती है। जैसे मम्मी पापा हमारा नाम रख रहे हैं, वैसे ये संस्था क्या कर रही है? नाम रख रही है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? अब ये जो संस्था है ना, ये तत्वों के प्रतीकों को लिखती है ना, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखती है। जैसे ये कोई भी तत्व का नाम लिखेगी तो पहला अक्षर जो लिखेगी ना, हमेशा कैपिटल लिखेगी। ठीक है, क्या लिखेगी? कैपिटल। जैसे Ag मरकरी होता है ना,
तो सबसे पहले ए तो लिख देगी बड़े शब्दों में, जैसे ऐसे ए बड़ा लिख दिया, और जी को लिखेगी हमेशा छोटा, ए जी। समझ गया कि नहीं? जैसे फेरस लोहा होता है, फेरस यानी, तो एफ को तो लिखेगी बड़ा और ई को क्या लिखेगी? छोटा। पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा और छोटा अक्षर मतलब सेकंड अक्षर छोटा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और कुछ बच्चे होते हैं सारे स्मॉल में लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे, तो ये दिक्कत होती है, बच्चे प्योर तरीके से लिख नहीं पाते हैं, टीचर नंबर उड़ा देते हैं। तो हमें जब भी तत्व के यानी कि जो भी परमाणु के प्रतीक होते हैं ना, उन प्रतीकों को अगर हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, बता मेरे को। नाम लिखेंगे उनके, पहले वाला पहला अक्षर बड़ा एबीसीडी का, दूसरे वाला छोटे एबीसीडी। यस, यानी कि तत्व का जो भी नाम है फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल लेके, हाँ फर्स्ट लेटर को कैपिटल और सेकंड को स्मॉल। समझ गया? जैसे हाइड्रोजन को सिर्फ एच लिख देंगे, एल्यूमिनियम को ए लिखेंगे एल, दोनों ही बड़े नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं, देख ले। और कोबाल्ट को सी बड़ा और ओ छोटा, न कि दोनों बड़े लिख देंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम को एल दिखा रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट तेरे ध्यान में होना चाहिए। समझ गया मेरी बात कि नहीं? यस। अब बात करते हैं और कुछ और पैरामीटर दे रखे हैं, उनको देखते हैं। अब जैसे क्लोरीन को इसने Cl से लिख दिया है ना, जिंक को इसने Zn से लिख दिया, तो इस प्रकार इसने इनको दिखा रखा है। लोहे के फेरस के नाम से लिख दिया है ना, Fe। यहाँ पे फेरम से बना है, किससे बना है? फेरम से। सोडियम को इसने क्या लिखा है? Na। क्या लिखा है देख? Na। और पोटेशियम को क्या लिखा है इसने? K। ठीक है, और Na का मतलब क्या होता है? नेट्रियम, और K का मतलब कैलियम। समझ गया ये? और अब तेरा घर के लिए होमवर्क है 3.1 जो इंडेक्स है ये, एल्यूमिनियम और बेरियम, बोरोन, ये सारे तेरे को लिख के लाने, फिर कल समझाऊंगा मैं इसको। आज 2 काम दे दिए, यहाँ वाला एक घर वाला। यहाँ वाला कौन सा? अभी बताया ना, एक इंडेक्स बताई थी पहले। हाँ, वो पहले वाली वो करनी है, वो यहाँ पे करनी है। हाँ, ये घर पे करनी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्लास 9th के बारे में, सॉरी 12th के बारे में। और 9th क्या पढ़ी थी? समझ में आ गया तेरे को होमवर्क? यस।